हेलो फ्रेंड्स, सरनम क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम 10वां का यहाँ पे संस्कृत व्याकरण देखेंगे। आप 9th में भी है तभी पढ़ सकते हैं, आप 10th में भी है तभी पढ़ सकते हैं, चाहे 11th आप 12th में भी तभी इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम संस्कृत व्याकरण पढ़ने से पहले इसका हम जान लेते हैं कि इसका वैल्यू कितना होता है संस्कृत व्याकरण का। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या है कि जो व्याकरण होता है ना, व्याकरण होता है दो भाग में, मतलब पूछा जाता है। ये सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में भी इसे पूछा जाता है और क्या सब्जेक्टिव से भी। हम क्या कहें, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है और यहाँ पे क्या सब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या है ऑब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है और यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव से भी पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्या पूछा जाता है तो देखिए, मतलब यहाँ पे संस्कृत व्याकरण ऑब्जेक्टिव में कौन कौन चैप्टर से पूछा जाता है, तो मिनिमम 8 चैप्टर से पूछा जाता है। कितना चैप्टर पढ़ना पड़ेगा आपको ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जेक्टिव नंबर निकालने के लिए आपको संस्कृत व्याकरण आपको 8 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। और सब्जेक्टिव में हो जाएगा आपका गद्यांश, क्या हो जाएगा गद्यांश, अनुच्छेद हो जाएगा, अब इसके बाद पत्र लेखन ईसन में हो जाएगा। यहाँ पे जो सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव में आपका यहाँ पे हो जाएगा, आपको यहाँ पे सबसे पहले गद्यांश हो जाएगा, अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद। अब इसके बाद पत्र लेखन हो जाएगा, पत्र लेखन। ठीक है, और यहाँ पे आपका पत्र लेखन हो गया। अब इसके बाद अनुवाद भी इसे आता है, अनुवाद भी पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ से संस्कृत मतलब सब्जेक्टिव से आपको पूछा जाएगा, सबसे पहले गद्यांश पूछा जाएगा, अनुच्छेद पूछा जाएगा, पत्र लेखन और क्या पूछेगा अनुवाद पूछेगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव में आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने के लिए संस्कृत व्याकरण में आपको 8 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कितना चैप्टर 8 चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इससे 8 चैप्टर कौन कौन चैप्टर है से हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा वर्ण पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा वर्ण, संधि पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा संधि। इसके बाद आपका समास हो गया, समास। अब इसके बाद कारक, क्या पढ़ना पड़ेगा कारक हो गया। 4 गो चैप्टर हो गया इधर का रे। अब इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा उपसर्ग, उपसर्ग हो गया 5 चैप्टर। अब इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे उपसर्ग हो गया, और इसी में आपको पढ़ना पड़ेगा प्रत्यय पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे इसी में प्रत्यय भी पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय। शब्द कै गो हुआ 6 गो हुआ। इसके बाद धातु पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा धातु। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे शब्द का रूप पढ़ना पड़ेगा और यहाँ पे धातु आपको पढ़ना पड़ेगा। जो लट लकार ईसन होता है ना, इतना चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। और इससे आपको 8 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। इससे 8 टॉपिक यहाँ पे आपको 8 पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको टॉपिक इसमें 4 पढ़ना पड़ेगा टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें कितना पढ़ना पड़ेगा 4। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे आपको सबसे पहले संस्कृत पढ़ाने से पहले बता देते हैं कि यहाँ पे कितना नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम कहें कि यहाँ पे आपको सबसे पढ़ाने से पहले यहाँ पे हम बता देते हैं इससे पूछा जाता है कितना नंबर का। तो देखिए, अभी जान लिया तो ये मतलब इससे 4 टॉपिक इससे आपको पढ़ना पड़ेगा संस्कृत व्याकरण में। अब यहाँ पे मतलब यहाँ पे संस्कृत में उठाने के लिए नंबर, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए आपको संस्कृत व्याकरण में आपको 8 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम यहाँ पे देखें। अब सबसे पहले जो ऑब्जेक्टिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव भैया है, तो ऑब्जेक्टिव भी 2 भाग में बांटा रहता है। कितना भाग में 2 भाग में। कैसे तो देखिए कि सबसे पहले 40 नंबर का रहता है। क्या रहता है बुक से रहता है, किससे रहता है
40 नंबर किससे रहता है? 40 नंबर आपका बुक से रहता है। ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे तो 40 नंबर किससे रहेगा? बुक से। और 60 नंबर का आपका रहेगा क्या रहेगा? तो सब मतलब यहाँ पे आपका रहेगा क्या से? मतलब व्याकरण से रहेगा। किससे रहेगा? व्याकरण से। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा आपको हिंदी चाहे हो जाए, चाहे संस्कृत व्याकरण हो जाए, चाहे हिंदी व्याकरण, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे आपका व्याकरण से पूछा जाता है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहें? आपका व्याकरण से आपका पूछा जाएगा व्याकरण। व्याकरण से आपको यहाँ पे 60 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, इतना बात को यहाँ पे पता चल गया। ठीक है, और यहाँ पे अब इसके बाद हम जानते हैं कि इस जो टॉपिक है, जो टॉपिक है 8 गो टॉपिक है, उससे कितना नंबर का पूछा जाएगा। हम यहाँ पे क्या कहें? जो ये टॉपिक है वर्ण है, संधि, समास, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, इस से कितना से पूछा कितना कितना नंबर का पूछा जाता है, यह हम बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण है। इसके बाद आपका क्या है? संधि। इसके बाद आपका क्या है? समास, कारक। इसके बाद क्या है? उपसर्ग हो गया। क्या हो गया? उपसर्ग। ठीक है, और यहाँ पे उपसर्ग हो गया। अब इसके बाद आपका कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कारक। अब इसके बाद यहाँ पे आपका हो जाएगा शब्द रूप हो जाएगा, शब्द रूप। और इसके बाद आपका धातु हो जाएगा। और यहाँ पे धातु एगो प्रत्यय भी छूट गया, सॉरी, प्रत्यय भी हो जाएगा यहाँ पे, प्रत्यय। और एगो आपका हो जाएगा धातु। क्या हो जाएगा? धातु। तो देखिए जो क्या हो गया? ओ, कारक 2 गो चल गया। चलो चलो चलो, यहाँ पे तुम सॉरी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका जो यहाँ पे आपका है ना, तो सबसे पहले वर्ण में 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 2 या 3 नंबर से पूछा जाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है तो प्रत्यय से ही पूछा जाता है। किससे? प्रत्यय से। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, यहाँ पे प्रत्यय से ही पूछा जाता है, क्योंकि 10 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? 10 नंबर का। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। यहाँ पे आपका पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा, यहाँ पे आपका पूछा जाएगा कि इसमें जो प्रत्यय है ना, प्रत्यय में 10 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 10 नंबर का। और इसमें पूछा जाता है 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। 2 या 3 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद संधि हो गया। यहाँ पे क्या होगा? संधि में भी 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 4 या 5 नंबर का पूछा जाता है। और इसके बाद यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो प्रत्यय में पूछा जाता है। 10 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का? 10 नंबर का। और हो गया आपका समास। 7 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? 7 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ पे आप 10वां में जाएंगे तभी इतना नंबर से पूछा जाए, इससे कम नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इतना पूछा जाएगा या इससे ज़्यादा पूछा जाएगा, मगर कम नहीं। और उपसर्ग जो है, उपसर्ग यहाँ पे उपसर्ग है, इससे 4 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? 4 नंबर के आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो कारक है आपका, कारक से आपसे पूछा जाएगा 8 नंबर का। कितना नंबर का? यहाँ पे आपको 8 नंबर का पूछा जाएगा। अब बच गया कौन? शब्द बच गया, शब्द रूप, एगो धातु बच गया। ये ना बच गया, तो देखिए शब्द से आपसे पूछा जाता है 5 नंबर का। कितना पूछा जाएगा? यहाँ पे आपको शब्द रूप से 5 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसके बाद धातु हो गया। क्या हो गया आपका? धातु। और धातु रूप आपका, धातु आपको ज़्यादा नहीं, आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? 5 नंबर का। तो इतना चीज़ आपको जानना है। तो आपसे पूछा जाएगा, कोई पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव जो 100 नंबर का होता है ना, 100 गो क्वेश्चन रहता है, 100 गो क्वेश्चन रहता है कि नहीं, उसमें से 60 गो क्वेश्चन व्याकरण से आता है। किससे आता है? व्याकरण से। 40 गो क्वेश्चन रहता है ना, किससे रहता है? बुक से रहता है। ठीक है, इतना बात आपको पता रहना चाहिए। चाहे आपका यहाँ पे, जैसे यहाँ पे बता दे कि आप एग्जाम देने जाइए, तो अभी यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। तो आपको हम बता दिए। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करते। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? वर्ण के बारे में। तो इतना बात आपको पता चल गया। तो अब हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले कोई भी चीज़ यहाँ पे पढ़ाने से पहले उसके बारे में बता देते, कितना का उसका वैल्यू क्या है से हम बता देते। ठीक है, इतना बात आपको पता होना चाहिए। अब हम यहाँ पे इस क्लास को स्टार्ट करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले आपका संस्कृत व्याकरण, तो सबसे पहले हम व्याकरण के बारे में जान लेते हैं, व्याकरण किसे कहते हैं। तो हम आपको हिंदी व्याकरण में पढ़ाए थे, हम कहे थे व्याकरण वह सब शास्त्र है जिसके द्वारा हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शुद्ध बोलना कोई क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। व्याकरण का मतलब ही होता है कोई भी शब्द को सही बोलना, कोई भी शब्द को सही बोलना, लिखना भी और क्या पढ़ना भी, वही चीज क्या होता है, वही आपका व्याकरण होता है। तो हम लिख लेंगे व्याकरण का परिभाषा। व्याकरण का परिभाषा, तो हम कहते हैं कि व्याकरण वह सब शास्त्र है, हम यहाँ पे कह देंगे व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जो हमें शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाता है, उसे व्याकरण कहते हैं। हम यहाँ पे क्या है, व्याकरण वह शब्द शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना एवं बोलना सिखाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका जो वर्ण था, इसके बारे में हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम क्या कहें, वर्ण के बारे में हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। वर्ण जो फर्स्ट टॉपिक है आपका, फर्स्ट टॉपिक आपका जो है वर्ण है, हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले किसी के बारे में जानने से पहले उसके बारे में हम जान लेते हैं कि क्या है, इसका परिभाषा क्या है। जैसे मैं आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि जैसे में कोई व्यक्ति अगुआ करने जाता है, तो सबसे पहले यहाँ पे जानता है उसका बिहेव का है, उसका नियत कैसा है, यह सब जानता है। तो इसी के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले वर्ण पढ़ने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो हम यहाँ पे आपको बताए थे हिंदी व्याकरण में पढ़ाए थे आप लोग को कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके द्वारा हम कह सकते, जिसे खंड या टुकड़ा न किया जाए। कहे थे कि नहीं, कि हम बताए थे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जो जिसे हम क्या है ना, खंड या टुकड़ा न किया जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, जो हम हिंदी व्याकरण में पढ़ा चुके हैं। यदि आप हिंदी व्याकरण भी पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो हम यहाँ पे आप लोग जाएंगे चैनल पे, और उस चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा हिंदी व्याकरण क्लास 9th के, तो आप 10th में भी तभी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या है, इसका परिभाषा, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कहें कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसे, या हम कह सकते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, जिसके खंड या टुकड़े न किया जाए, उसे हम क्या कह सकते हैं, न किया जाए, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड टुकड़ा न किया
जा सकता है, जा सकता है, ना किया जा सकता है, उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण। इतना बात आपको पता चल गया। अब ऐसा कौन वर्ण है, ऐसा कौन आपका शब्द है जिसको हम खंड नहीं कर सकते। तो आप लोग यहाँ पे जैसे में यहाँ पे लिख लीजिए, जैसे में आप एक चीज जानिए, आ को आप कभी तोड़ सकते हैं। अब इसका मतलब तोड़ना का मतलब समझिएगा, ध्यान समझिएगा। अब तोड़ने का मतलब है कि उसके अब आ बोलिए, इसके साथ किसी भी वर्ण का उच्चारण हो रहा है, हो रहा है, बोलो नहीं हो रहा है, हो रहा है क्या। हम का बोल रहे हैं तो इसके साथ कुछ उच्चारण हो रहा है कि नहीं, अ का उच्चारण हो रहा है नहीं, क अ का उच्चारण है। तो इस समय हम कह सकते हैं ये आपका क्या आ जाएगा, वर्ण नहीं हो जाएगा। क्या होगा, वर्ण नहीं होगा। जिसके खंड करेंगे ना, तो यहाँ पे खंड ना हो, अ को आप खंड करेंगे तो इसके साथ किसी का उच्चारण हो रहा है, किसी भी शब्द का नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते अ हो जाएगा। कौन हो जाएगा आपका, अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ। और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, री वे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ए। तो इस सन आपका क्या है, तो इस सन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे और सारे, तो यहाँ पे इस सन आपका क्या हो जाएगा, वर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्ण। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे क्या है कि वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसके खंड टुकड़ा न किया जाए, न किया जाता जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे में आ हो गया, आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दुर्गऊ री ए और हो सकता है। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। आप इस वीडियो को एक बार देख लेंगे ना, तो दूसरा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पे आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम आगे तो कुछ पढ़ते हैं। आप देखिए, हम कुछ वर्ण लेते हैं। जैसे में देखिए, हम यहाँ पे कुछ यहाँ पे लेना चाहते हैं। जैसे में देखिए, हम यहाँ पे लिए क ख ग घ, कोई शब्द ले रहे हैं। जैसे देखो, हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखो, तो ये एक तरह से आपको लग रहा है माला की तरह। हम कोई शब्द लिख रहे हैं, कोई यहाँ पे हम कुछ लिख रहे हैं, हम कुछ लिख रहे हैं, देखो तुमको लग रहा है। तो देखिए, इस आपका वर्ण है। आज जब एक समूह मिल जाता है तो क्या कहलाएगा, वर्णमाला कहलाएगा। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्णमाला। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे स्टार में लिख लेंगे वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम यहाँ पे क्या कहे, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अभी आपको पता चल गया। अब यहाँ पे वर्ण के प्रकार जानेंगे। क्या जानेंगे, वर्ण के प्रकार। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं आपको पता है, पता है। तो 2 प्रकार होते हैं, जो हम हिंदी व्याकरण में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो एक चैप्टर आपका पूरे यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या है, वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। इसके बाद यहाँ सबसे पहले जो मेन टॉपिक होता है उसको लिखा देते हैं। वर्ण के कितने संख्या होते हैं आप लोग को पता है, वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कितना होती है, 52 होती है। हम कहते यहाँ पे आप चाहे देवनागरी लिपि से पूछे, आपसे ना भी पूछ सकता है, देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52। चाहे वर्णों के कुल संख्या कितनी होती है, तो 52। कैसे भी पूछे ऑब्जेक्टिव में, ये पूछता रहता है, इसको तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या है, वर्णों के कुल संख्या, वर्णों की यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि वर्णों के कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे लिख लेंगे वर्णों की कुल संख्या। तो वर्ण की यहाँ पे कुल संख्या कितना है, तो 52 है। कितना है, 52। इतना बात आपको पता चल गया।
अब इसके बाद हम यहाँ पे जानेंगे वर्ण के प्रकार। क्या जानेंगे? वर्ण के प्रकार। अब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के। कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। ऑब्जेक्टिव में आता रहता है क्या है कि वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते। अब कौन कौन होता है? एक आपका होता है यहाँ पे क्या होता है? एक स्वर्ण वर्ण होता है। क्या होता है आपका? एक में आपका हो गया स्वर्ण वर्ण। क्या हो गया? स्वर हो गया स्वर्ण वर्ण। यहाँ पे स्वर्ण वर्ण लिखिए। क्या लिख लीजिए? स्वर्ण वर्ण होता है एगो स्वर्ण वर्ण। एगो क्या होता है आपका? 2 में क्या होता है? व्यंजन वर्ण होता है। क्या होता है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया। जो एक आपका होता है स्वर होता है, सॉरी यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका एक होता है स्वर होता है और क्या होता है? व्यंजन। तो आपसे पूछे गया कि वर्ण के 2 कौन कौन प्रकार है? तो एक होता है स्वर वर्ण, एक क्या होता है? व्यंजन वर्ण। इतना बात आपको पता चल गया। अब यहाँ पे हम कुछ परिभाषा लिखाने से पहले शॉर्टकट आपको बता देते। ठीक है, तो आपसे पूछे कि स्वर की कितनी संख्या होती है? स्वर के कितनी संख्या? तो स्वर के आपसे पूछेगा तो 13 संख्या होती है। कितनी होती है? देखिए आप लोग यहाँ पे सोचते होंगे तो अब हिंदी में सोचे होंगे कि आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे 11 पढ़े ना स्वर की संख्या, मगर इसमें दो वर्ण क्या है? शामिल हो गए। संस्कृत व्याकरण में क्या है? 2 वर्ण क्या हो गए? शामिल हो गए, जो हम बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्वर की कितनी संख्या होती है? संस्कृत व्याकरण में 13 और हिंदी व्याकरण में 11 होती है। कितनी होती है? 11। इतना तो आपको पता चल गया। इसके बाद हम यहाँ पे एक हुनकक की संख्या क्या जान लेते हैं? परिभाषा जान लेते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले स्वर वर्ण है तो इसी का हम जानेंगे। स्वर वर्ण होता है क्या? देखिए आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे कि स्वर वर्ण में किसी का सहायता लेना पड़ता है? नहीं लेना पड़ता है? नहीं होता है। क्या होता है? नहीं होता है। हम कह सकते हैं इसके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, और स्वयं होता है तो हम कह सकते हैं कि इसके उच्चारण बिना किसी के, यहाँ पे कह सकते हैं किसी के सहायता, क्या होता है? यहाँ पे हम कह सकते हैं किसी के सहायता के क्या होता है? स्वयं होता है। क्या होता है यहाँ पे? के स्वयं होता है। हाँ भैया, ऐसा कौन सा वर्ण है जो इसमें किसी का सहायता नहीं लेना पड़ता है? तो आप लोग को पता है, आप बोलिए, चाहे किसी का उच्चारण यहाँ पे लेना पड़ता है, किसी के सहायता लेना पड़ता है। क का लेना पड़ता है भैया, लेना पड़ता है। अ बोलते तो क का लेना पड़ता है। आप अ बोलिए तो बोलिए, नहीं किसी का लिया था। तो हम कह सकते हैं कि इसके उच्चारण बिना किसी के सहायता के क्या होता है? स्वयं होता है, उसी का उच्चारण होता है। देखो जैसे में यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे हो गया अ, क्या हो गया? अ। आ हो गया, क्या हो गया? आ। हर्षई दीर्घई, हर्षऊ क्या हो जाएगा? दुर्गऊ। और यहाँ पे सारे हैं। ठीक है, तो इस तरह आपका क्या है? स्वर वर्ण की जैसे में आपसे पूछेगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं? इसके उच्चारण बिना किसी के सहायता के क्या होता है? स्वयं होता है। अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, तनका ध्यान से जानेंगे, ध्यान पूर्वक स्टार में लिख देते हैं कि स्वर वर्ण की कितनी संख्या होती है? 13 होती है। कितनी होती है? 13। तो हम कह सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ध्यान से, स्वर वर्ण की कुल
संख्या कितनी होती है बताइए आप लोग? तो 13 होती है। कितनी होती है? 13। तो आप लोग से पूछेगा, आप लोगों से पूछेगा तो आप लोग बता देंगे। संस्कृत व्याकरण ध्यान रखिएगा, हिंदी व्याकरण में कितने होता है? 11 होता है और संस्कृत व्याकरण में 13। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम यहाँ पे स्वर के प्रकार हम जान लेते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम स्वर वर्ण के भेद जान लेते हैं। यहाँ पे हम क्या कहें? स्वर वर्ण की भेद हम यहाँ पे जानेंगे। तो स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? यहाँ पे तीन भेद होते हैं। देखिए ऐसे पूछ सकता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा समझिएगा। पूछेगा यहाँ पे कहेगा कि स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर वर्ण कितने भाग में बांटा हुआ है? 3। ऐसे पूछेगा। तो किसी भी तरह से पूछे, ठीक है, मैं 3 को बताना है, ऐसे ज्यादा नहीं बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए आपको। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, स्वर वर्ण के भेद यहाँ पे लिख लीजिए। स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन होता है? कौन कौन होता है? तो एक में होता है ह्रस्व स्वर। क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है। 2 में आपका होता है, 2 में क्या होता है? बताओ। दीर्घ स्वर। क्या होता है? दीर्घ स्वर। बहुत अच्छा। यहाँ पे आपका 2 में क्या होता है? दीर्घ स्वर। बहुत मस्त। और यहाँ पे 3 में क्या होता है? प्लुप्त स्वर। बहुत मस्त। यहाँ पे आपका होता है प्लुप्त स्वर होता है। अब यहाँ पे एक खून का करके हम परिभाषा इसका जान लेते। देखिए इसका परिभाषा हम इसलिए लिखाते कि आपको परिभाषा से कुछ समझ में आए। देखिए इसमें क्या होता है? इसके उच्चारण में यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। जो ह्रस्व स्वर है, इधर ध्यान दीजिएगा। जो आपका ह्रस्व स्वर है इसमें बहुत कम समय लगता है। क्या होता है? कोई उच्चारण करेंगे तो कम समय लगता है। अब ऐसा कौन सा भैया, कौन सा यहाँ पे अथी है इसमें कम? पहले यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं, इसके बाद हम बताएंगे। ठीक है, जैसे में हम यहाँ पे कहें ह्रस्व स्वर में, तो हम कहेंगे कि इसके उच्चारण में कम समय लगता है। हम कहें कि इसके उच्चारण में कम लगता है। इतना बात आपको पता चल गया। और जो दीर्घ स्वर है क्या लगता है? हम लिखाएंगे जैसे में भी लिखेंगे। तो पहले यहाँ पे आपको इतना नहीं समझ आया। अब जो दीर्घ स्वर है ह्रस्व स्वर से 2 गुना लगता है। क्या लगता है? 2 गुना समय लगता है। कितना है? 2 गुना समय लगता है। हम यहाँ पे क्या कहें? इसके उच्चारण में क्या लगता है? ह्रस्व से 2 गुना लगता है समय। तो हम कह सकते हैं कि इसके उच्चारण में दुगुना समय लगता है। इतना बात आपको पता चल गया। और इसके बाद अब प्लुप्त स्वर में हम कह सकते हैं कि दीर्घ से भी क्या लगता है? ज्यादा समय लगता है, जो हम हिंदी व्याकरण में बता चुके हैं। बताया कि नहीं? तो हम कह दिए कि प्लुप्त में क्या होता है? दीर्घ से भी ज्यादा लगता है। दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। अब हम आपको जैसे में बताएंगे। हम आगे जैसे में बताते तो आपको समझ में नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। हम यहाँ पे लिखे ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में कम समय लगता है। ऐसा कौन सा चीज? जैसे में देखो, जैसे यहाँ पे समझिएगा। जैसे क्या लिखे? लिखे। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। और दीर्घ में हम क्या कहें कि ह्रस्व से क्या लगता है? 2 गुना लगता है। आई में जैसे में लिख लो। जैसे में क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पे ध्यान समझना, समझने की, क्योंकि यहाँ पे रटना नहीं होता है, खाली आप समझ में गए तो आप बहुत अच्छी वाले। हम यहाँ पे कहें कि ह्रस्व से इसमें क्या लगता है? 2 गुना समय लगता है। के बाद क्या आता है? आ। पढ़ो। से के बाद आ बोलो।
लगता है ना समय इससे ज्यादा लगता है कि नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ। इतना बात आपको समझ में आ गया, आया। अब इसमें देखो आ के बाद क्या होता है, हर्षई होता है ना, हर्षई पढ़ो, हर्षई, इसमें कम समय लगाना। अब दीर्घई पढ़ो, दीर्घई में ज्यादा लगता है ना, हर्ष उससे ज्यादा लगता है कि ना, तो हम कह सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घई हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसमें बताओ, इसमें हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा, ए। आप पढ़ो तो ए पढ़ो। अब इसमें पढ़ो ऐ, समय लग रहा है कि नहीं, ज्यादा लग रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐ, क्योंकि इसमें कहा है कि इसमें क्या होता है, हर्ष से 2 गुना समय लगता है, इसी के कारण। समझ इतना बात आ गया। अब इसमें पढ़ो ओ, क्या हो जाएगा, ओ। अभी में देखो औ पढ़ो, औ पढ़ो, हो रहा है कि नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, औ। समझ इतना बात आ रहा है आपको, आ रहा है कि नहीं, बोलो बोलो, हो जाएगा ना। इसमें देखो, इसमें री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें री। तो इतना आपको बात समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो तो, बोलो बोलो, आया ना। तो यहाँ पे हम जान गए। अब यहाँ पे बचा है फ्लुप्त स्वर। क्या बचा है, तो दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। देखो हमें आ पढ़े, आ से भी ज्यादा, मतलब इससे समझो कि दीर्घ से भी ज्यादा। एक शब्द है ओम, जो इस शब्द है, क्या इसमें ज्यादा लगता है ना समय, पढ़ो ओम। इसमें क्या रहा है, ज्यादा समय लग रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे में ओम लिख लीजिए, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम। एक ऐसा ओम, एक आप लोग ऐसा ओम भी देखे होंगे, ऐसा रहता है कि नहीं, आए तो 2 ओम हम लिख दिए। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, बोलो बोलो, आ गया ना समझ में। तो यहाँ पे आध हो गया होगा, इतना आध हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे अब हम देखेंगे व्यंजन, देखेंगे स्वर आपका खत्म, आप क्या देखेंगे, व्यंजन देखेंगे। क्या देखेंगे, व्यंजन। तो पूछा जाता है कैसे, समझ में, यहाँ दे ध्यान से, आपसे पूछेगा आ किस स्वर का उदाहरण है, तो किस दीर्घ स्वर। ओम किस स्वर का, तो फ्लुप्त। ओ किस स्वर का उदाहरण है, ह्रस्व स्वर का। समझे इतना बात, ऐसे पूछा जाता है। तो आप लोग बता देंगे, बताएंगे कि नहीं। अब आपका स्वर खत्म हुआ, अब यहाँ पे क्या आ गया, आपका व्यंजन हो गया। क्या, व्यंजन, जो छोटा सा है, नन्हा सा है, उसको और आप लोग और अच्छी तरह से समझेंगे। इसको पहले नोट कीजिए, इसके बाद हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे जानेंगे व्यंजन, जानेंगे जो स्वर खत्म होगा। भैया क्या बचा है, दोबारा प्रकार क्या है इसका, क्या है, व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ गया। अब व्यंजन हम आप लोगों को बताया कि जो भी हम पढ़ते हैं, सबसे पहले उसका परिभाषा जान लेते हैं, ना कर्तव्य उसका होता है कि इसके बारे में जान लेती है क्या, व्हाट इज दिस, क्या कहते हैं, व्हाट दिस क्या है, मतलब यहाँ पे हम जानेंगे इसके बारे में। यहाँ पे समझना ध्यान से, हम यहाँ पे कहें, यहाँ पे ध्यान समझेंगे। हम यहाँ पे आप जानेंगे व्यंजन के बारे में, जानेंगे क्या, जानेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन होता है क्या, तो इसमें क्या होता है कि जैसे में हम देखिए, यहाँ पे कोई हम शब्द लिख रहे हैं, आप लोग तो इनका ध्यान से इसमें आप लोग यहाँ पे देखेंगे। हम लिखे क, लिखे क्या, लिखे क। अब क आप पढ़िए, क किसके, इसके साथ किसका उच्चारण हो रहा है, अ का। मतलब इसको कह सकते हैं क हलंत। जब हलंत लग जाता है तो उस शब्द क्या हो जाता है, आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। उसको हम बता चुके हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके साथ क्या लग रहा है, अ लग रहा है। क्या लग रहा है, अ। अब बताओ अ किसका 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 उदाहरण है, तो आप लोग हम बताए थे इस स्वर्ण वर्ण का उदाहरण है कि नहीं। तो इसमें क्या आता है, स्वर वर्ण की, तो इसमें क्या आ जाएगा, हम कह सकते हैं व्यंजन में किसका सहायता लेना पड़ता है, स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है। उसे हम क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। क्या कहेंगे, व्यंजन। मतलब इसके उच्चारण में किसका सहायता लेना पड़ता है, स्वर वर्ण की। तो इसका परिभाषा लिख लीजिए, परिभाषा, किसका परिभाषा, तो व्यंजन का। किसका, व्यंजन का। तो हम कह सकते हैं इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता
लेना पड़ता है। हम यहाँ पे क्या कहें, इसके हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें क्या कह सकते हैं, इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेना पड़ता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि ली जाती है। क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ली जाती है, यह भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम कहें कि इसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, ली जाती है, वो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, आपका व्यंजन कहलाएगा। अब इसके बाद आपसे यहाँ पे ध्यान से समझना, व्यंजन की कितनी संख्या होती है, कितनी होती है, 33 होती है। कितनी होती है, 33 होती है। एक बार आप लोग ध्यान से समझिएगा, क्या इसका 33 होती है व्यंजन का, तो यहाँ पे हाँ। तो इसके बाद यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से। जैसे में इसका पहले लिख लीजिए, जैसे 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 हो गया आपका क, क्या हो गया, क, ख हो गया, ग, और हो सकता है इसका। ठीक है, तो इतना बात है आए तो यहाँ पे ध्यान से समझना, ध्यान से। हम कहेंगे क पढ़ेंगे तो इसमें अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो क्यों लिखेंगे, समझ, इतना बात आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे, हम देखेंगे स्पर्श, देखेंगे क्या देखेंगे, स्पर्श। सॉरी, हम यहाँ पे व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं, कितने होते हैं, 3। आप लोग हिंदी व्याकरण में पढ़े कि नहीं, संस्कृत में आपको कितना पढ़ना पड़ेगा, 5। कितना पढ़ना पड़ेगा, 5 पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसका 5 प्रकार कौन कौन होता है से हम बता देते। ठीक है, हम यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि व्यंजन के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5। कौन कौन होता है, एक स्पर्श व्यंजन होता है, एगो क्या होता है, एगो अंतस्थ व्यंजन, एगो उष्म व्यंजन, एगो क्या होता है, आयोगवाह होता है, क्या होता है, आयोगवाह व्यंजन, और एगो आपका होता है अंतिमा जो होता है वो होता है द्विगुण व्यंजन होता है। क्या होता है, द्विगुण व्यंजन। क्या होता है, द्विगुण व्यंजन, जिसमें 2 ही क्या होना चाहिए, व्यंजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 ही व्यंजन। तो कौन कौन होता है, हम सीधे यहाँ पे शॉर्टकट में लिखाते हैं, जो यहाँ पे परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, सीधे हम यहाँ पे कहे कि व्यंजन के कितने प्रकार है, 5 आपसे पूछा तो बता देंगे। ठीक है, हाँ, भेद यहाँ पे जैसे में लिखा, हमें स्टार में लिख देते हैं। ठीक है, व्यंजन के 5 भेद होते हैं, इतना बात आपको पता चल गया। अब इस एक में है, एक में आपका क्या है, स्पर्श है। क्या है, एक में क्या है आपका, स्पर्श। स्पर्श व्यंजन की संख्या खाली पूछता है, क्या पूछेगा, स्पर्श व्यंजन की संख्या। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी, 25। कितनी होती है, अब 25। अब कौन कौन होती है ये भी जानना जरूरी ना, आए क से लेकर और यहाँ पे प तक जो होता है, मतलब क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग, और यहाँ पे त वर्ग और प वर्ग जो होता है वो क्या होता है आपका, क्या होता है आपका यहाँ पे स्पर्श व्यंजन में होता है। क्या होता है, स्पर्श व्यंजन का उदाहरण होता है। जैसे क से आप प तक ले पूरे पढ़ेंगे ना, वो आपका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन कहलाएगा। तो आप जोड़ेंगे तो देखो क में 5 को, क में मतलब क वर्ग का मतलब होता है क से लेकर अंग तक, च वर्ग मतलब च से लेकर यहाँ तक 10 गो हुआ, ट से मतलब ट वर्ग 10 15, त वर्ग 20, प वर्ग 25। तो स्पर्श की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इतना तो आपको पता चल गया। अंतस्थ में होता है, अंतस्थ की संख्या कितनी होती है आपको पता है, तो यहाँ पे 4 होती है। कितनी होती है, 4, य र ल व। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 में लिख लिए, क्या लिख लिए, अंतस्थ व्यंजन लिख लिए। क्या लिख लिए, अंतस्थ व्यंजन। हम यहाँ पे क्या कहें, यहाँ पे आपका दोबारा में क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन होता है, तेगो आपका सबसे पहले य होता है। क्या होता है, य, र होता है, ल होता है, एक आपका व होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछेगा इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इतना बात आपको समझ में आया ना, बोलो, इतना समझ में आया। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे उष्म व्यंजन देखेंगे। 3 में क्या देखेंगे,
तीन में क्या देखेंगे, उष्म व्यंजन। और उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो उष्म व्यंजन की 4 ही होती है। कितनी होती है, तो देखो तालाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ह। तो 3 में आपका हो जाएगा उष्म व्यंजन। क्या हो जाएगा, उष्म व्यंजन हो जाएगा। तो उष्म में कौन कौन हो जाएगा, तो सबसे पहले आपका तालाबे सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तालाबे सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और क्या हो जाएगा, ह हो जाएगा। अब बताओ इसमें कितनी संख्या है, बताओ बताओ कितनी संख्या है, तो 4 संख्या है। कितनी संख्या है, तो 4। तो आपसे भी पूछेगा कि अंतस्थ व्यंजन में कुल संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। उष्म व्यंजन में कितनी संख्या होती है, तो कितनी होती है, बोलो बोलो, तो 4 होती है। स्पर्श व्यंजन में कितनी होती है, तो 25 होती है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम 4 में जानेंगे अयोगवा जानेंगे। क्या जानेंगे, 4 में अयोगवा, अयोगवा जानेंगे। अयोगवा में कौन कौन होता है, तो एगो अ पे, यहाँ पे समझना ध्यान से, अ पे जो अनुस्वार होता है उस यहाँ पे होता है, एक आपका यहाँ पे अह होता है, वो होता है। तो अयोगवा की कितनी संख्या है, 2 है। कितनी है, 2। इसके बाद यहाँ पे 5 में हम जानेंगे द्विगुण व्यंजन। क्या जानेंगे, द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन में कौन कौन होता है, तो एक आपका जो यहाँ पे ड होता है, ड आई, एक होता है ढ होता है, एक क्या कहता है, ढ होता है। इतना बात आपको पता होना चाहिए। यहाँ ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या होता है, एक ड होता है, वो क्या होता है, ढ होता है। तो आपका व्यंजन भी क्या हो गया, यहाँ पे समाप्त। कुछ हम यहाँ पे जान लेते हैं संयुक्ताक्षर, या उसी को कहते हैं संयुक्त व्यंजन भी जान लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे हम कहें संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन, हम यहाँ पे क्या कहें, आपका संयुक्त या संयुक्ताक्षर व्यंजन। हम यहाँ पे क्या है, संयुक्त या संयुक्ताक्षर यहाँ पे व्यंजन जानेंगे, ठीक है। इतना बातों को पता चल गया। तो यहाँ पे जैसे में देखिए कि यहाँ पे आपका जो था, हम कहे यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा, जब हम कहे कि जब क हलन और स हलन जुटता है तो क्या बनता है, छ बनता है। क्या बनता है, छ। क्या हम कहें कि यदि क हलन प्लस के स हलन से जब एक साथ यहाँ पे जुटता है तो क्या बनता है, आपका बनता है छ हलन बनता है। क्या बनता है, छ। देखो परो आधा क आधा श, क छ, मतलब छ। क्या हो जाएगा, छ। इसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं, आप यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे त हलन तब प्लस के र हलन, यहाँ पे क्या कहें, र हलन से क्या बनता है, तो देखो त्र सब हलंत लगा तो क्या लगा देंगे, हलंत खाली लगा देंगे, तो त्र हो जाएगा, त्र हलंत हो जाएगा। इतना तो आपको पता चल गया। इसके बाद अब यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे कहें कि अब इसके बाद हम यहाँ पे हम कहें कि इसके बाद हम कहें ज प्लस ग, क्या कहें, ज हलंत प्लस के म से क्या बनेगा, तो देखो यहाँ पे हम यहाँ पे कहें कि ज यहाँ पे ज हलंत प्लस के म हलंत, तो इससे क्या बनेगा आप बता सकते हैं। आप तनका यहाँ पे दिमाग लगाकर बताइए। हम यहाँ पे क्या कहें कि यहाँ पे ज हलंत और म हलंत से क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, ज्ञा बनेगा। ज्ञान जो होता है जो यहाँ पे वही, ठीक है, और वो हलंत है, इसी में भी क्या होगा, हलंत लग जाएगा। इतना बात को पता चल गया। अब इसके बाद श हलंत, श होता है जो श आई, श हलंत प्लस के र हलंत से क्या बनता है, तो इससे बनता है श्र हलंत बनता है। क्या बनता है, श्र हलंत बनेगा। इससे क्या बनेगा, श्र हलंत। तो इतना बात आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो गया, आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका वर्ण क्या हो जाएगा, वर्ण आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। एक टॉपिक आपका क्या हो गया, एक चैप्टर यहाँ पे कह सकते हैं कि आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जो चीज मतलब जो हम पढ़े उसका हम एक बार क्या कर लेते, रिवाइज कर लेते। क्या कर लेते, रिवाइज।
ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या है, जिससे हम यहाँ पे क्या है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, हम यहाँ पे क्या कहें, यहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। जिसे खंड या टुकड़े न किया जाए उससे क्या कहते हैं। हम क्या कहें कि जिसे खंड या टुकड़े न किया जाए उसे क्या कहेंगे, तो उसको आप लोग कहेंगे कि वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। बहुत अच्छी वाली बात। अब हम यहाँ पे क्या है कि वर्णों की संख्या कितनी होती है। हम यहाँ पे क्या है, वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या, वर्ण की कितनी संख्या होती है, तो आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं कितनी होती है, 52 होती है। कितनी होती है, 52, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे, हम बताए थे वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग कहेंगे कि वर्ण के प्रकार। हम क्या कहें, वर्ण के प्रकार। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। कौन कौन होता है, एगो बताए थे स्वर्ण वर्ण, एगो क्या होता है, व्यंजन वर्ण होता है। क्या होता है, व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी होती है, तो आप लोग कहेंगे कि कितना होता है, 13 होता है। कितना होता है, 13। बहुत अच्छी वाली बात। अब इसके बाद हम कहे थे, हम यहाँ पे आपको से कुछ पूछ रहे हैं, बताओ यहाँ पे, हम यहाँ पे ध्यान से आप लोग समझिएगा कि आ किस स्वर वर्ण की उदाहरण है, किस स्वर वर्ण की उदाहरण है। हम यहाँ पे क्या कहें कि किस स्वर वर्ण की उदाहरण है, तो आप लोग कहेंगे कि अ के बाद क्या होता है, आ होता है। मतलब अ हो चल जाएगा ह्रस्व में, आ चल जाएगा दीर्घ में, ठीक है। आप कहेंगे कि दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है, दीर्घ स्वर। हम लिखे ओम, क्या लिखे, हम यहाँ पे ओम लिखे। ओम बताओ जो ओम है किस स्वर का उदाहरण है, तो आप लोग कहेंगे कि ओम मतलब सबसे ज्यादा समय लगता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, फुलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फुलुप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बताइए, फुलुप्त हो जाएगा। इतना बात आपको पता चल गया। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम बता रहे हैं आपको, क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे ध्यान से आप लोग देखेंगे कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे स्वर का यहाँ पे कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे 3 यहाँ पे प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। हम कहें कि स्वर के कितने प्रकार होते हैं, स्वर के प्रकार 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3। कौन कौन होता है, तो एक आपका यहाँ पे होता है, आप लोग को बताया, एक होता है दीर्घ, एक होता है क्या होता है, एक आपका ह्रस्व होता है, वो क्या होता है, फुलुप्त होता है। क्या होता है, फुलुप्त। इतना बात आपको समझ में आ गया। तो हम चाहते हैं कि जो चीज पढ़े उसको हम एक बार रिवाइज करा देते हैं, जो आपको यहाँ पे एक बार समझ में पुनः दोबारा आ जाए, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो गया, आपका यह वर्ण क्या हो गया, समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोग को अच्छा लगा। फर्स्ट क्लास था, तो आप लोग को यहाँ पे धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इस आप वीडियो को देखेंगे ना, तो दोबारा वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आज भर इतना ही, आपका चैप्टर खत्म। इसके बाद हम दूसरी क्लास में संधि के बारे में जानेंगे। तो यदि आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।